हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं 11 सितंबर का एनालिसिस। 11 सितंबर का न्यूज़पेपर है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज की खबरों के साथ बढ़ेंगे। तो फ्रंट पेज की पहली खबर है समिट कंक्लूड्स, मतलब कि G20 जो समिट था वो इंडिया की प्रेसिडेंटशिप पे कंक्लूड हो गया। सबसे पहली बात यहाँ पे जो चीज़ अडॉप्ट की गई है वो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। आप सबको पता होगा कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इस बार अडॉप्ट हुआ है चाइना की अनुपस्थिति में। तो चाइना के लिए एक बड़ा झटका है कि हमने चाइना को थोड़ा आइसोलेट करने में सफल रहे G20 में, है ना। एंड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ। इनफैक्ट न्यू डिक्लेरेशन तब हुआ जब उसमें हमने रशिया का नाम भी नहीं लिखा, मतलब कि रशिया यूक्रेन वॉर में हमने रशिया को गलत नहीं ठहराया। उसके बाद भी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया और यूक्रेन हालांकि इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं था, बट स्टिल इट गॉट पास थ्रू। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन, आपको दूसरा जो चीज़ पता रखना है वो है अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसके एग्रीमेंट दिया गया कि हाँ ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और जो नेक्स्ट मेंबरशिप, जो अभी नेक्स्ट प्रेसिडेंटशिप है, जो बैटन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पास कर दिया है टू प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। आप सबको पता होगा कि द नेक्स्ट मीटिंग विल बी इन ब्राज़ील। तो आप सबको यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल्स बता दूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कन्वीन हो चुका है ये G20 समिट। एंड इसमें जो नेक्स्ट मेंबर, इसके पहले था ये भी पता होगा इंडोनेशिया से हमको मिला था, तो इंडोनेशिया से इंडिया को, इंडिया से ब्राज़ील को। एंड नेक्स्ट जो G20 समिट है वो ब्राज़ील में होगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इस बार का जो हाईलाइट रहेगा वो यही रहेगा कि जो दिल्ली समिट है, दिल्ली डिक्लेरेशन है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वो आया और एडमिशन हुआ किसका, अफ्रीकन यूनियन का एज द न्यू G20 मेंबर। तो अब G21 हो गया एक तरीके से, है ना। G20 से अब G21 आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी मेंबर हो चुका है। इसके अलावा कंसेंसस बेस्ड, यानी कि सारे के सारे मेंबर जो हैं वो एग्री करके गए। कंसेंसस बेस्ड जो था वो आपका जॉइंट डिक्लेरेशन भी आया समिट का, जिसको हम बोलते हैं द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। सो दैट वाज आल्सो अडॉप्टेड। दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव अहेड। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तो ऐसे अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि बताएं। एडिटोरियल में अगर हम बात करें तो स्टॉक टेकिंग कैलामिटी, अब ये जो बात है ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या था। जब पेरिस डील हुई हमारी 2015 में, उसके बाद एक ये कहा गया कि हम ग्लोबल स्टॉक टेक रखेंगे। स्टॉक टेक का मतलब क्या होता है कि बीच में 5 साल के बाद हम एक रिव्यू करेंगे कि कैलामिटी को रोकने में या क्लाइमेट चेंज को रोकने में हम कितने सफल हुए। तो अभी उसी के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। तो आप देख लीजिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, इट इज़ अ रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड बिफोर G20 मीट। ये G20 के पहले रखी गई। इसमें जो भी स्कोप ऑफ चैलेंजेस हैं विच आर देयर नेशंस के सामने, क्या क्या चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। एंड ये जो स्टॉक टेक है ग्लोबल स्टॉक टेक, एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगा टू गाइड द डिस्कशन अहेड ऑफ द 28th COP शेड्यूल टू बी इन दुबई दिस नवंबर। इस बार का आपको ये भी पता होगा कि जो COP 28 है वो दुबई में है, UAE में है। एंड 2023 का याद रखिएगा COP 28 जिसको हम बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, इसलिए हम COP 28 की बात कर रहे हैं UNFCCC के। तो वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी। उसका टेम्पलेट भी इसी ग्लोबल स्टॉक टेक की रिपोर्ट के बेसिस पे रहेगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, आप सबको पता होगा कि पेरिस डील में हमने ये कहा था कि 2 डिग्री से कम टेम्परेचर राइज हम होने देंगे इस सेंचुरी में, और अगर हम कोशिश करेंगे तो 1.5 डिग्री से कम। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, जो रिपोर्ट है वो ऐसा नहीं बताती है। रिपोर्ट कहती है कि हमें और ज़्यादा एम्बिशियस रखना पड़ेगा अपने सपोर्ट को, एंड तभी जाकर के हम ग्लोबल एमिशंस को कम कर सकेंगे, है ना। एंड यहाँ लिखा है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर implementing the domestic mitigation measures to reduce the global greenhouse gas emissions by 43% by 2030। हमको 2030 तक 43% कम करना है GHG emissions को, और 2035 तक 60%। और कार्बन न्यूट्रल यानी कि नेट जीरो जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो 2050 तक ग्लोबली हमको अचीव करना चाहिए, अगर हम अपने टारगेट के आसपास रहना चाहते हैं, एम्बिशियस रहना चाहते हैं। तो इंडिया का तो आपको पता है कि 2070 हमने डेडलाइन दी है।
we have given the deadline as 2070 for being carbon neutral, so that is another thing which is there. And ये भी important चीज़ है कि फंड्स की बात की गई कि बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, लगभग 5 से 6 ट्रिलियन के बीच में हमको प्री 2030 तक चाहिए पैसा, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाना चाहिए फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़, वही कॉमन ब्लड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत। आप सबको पता होगा कि CBDR का प्रिंसिपल भी है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिफरेंशिएटेड क्यों? क्योंकि हर कंट्री का अलग कंट्रीब्यूशन है एमिशन में। USA चाइना का अलग कंट्रीब्यूशन रहा है, अफ्रीकन नेशंस बेचारे अलग से परेशान हो रहे हैं। स्टॉकटेक रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ऑथर का ये कहना है कि स्टॉकटेक रिपोर्ट को डिसमिस नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि ज़्यादातर रिपोर्ट्स को बोल देते हैं कि यार टेक्निकल है ये बोल करके डिसमिस कर देते हैं, और उसमें फिर क्लाइमेट टॉक्स में उसका पार्ट नहीं रह जाता। तो ऑथर का ये कहना है कि ऐसा ना हो कि इसको भी डिसमिस कर दिया जाए, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर उस चीज़ से, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। अगला जो यह टॉपिक है वो इंडिया के एफर्ट्स टू रेगुलेट द इंसीडियस ई कॉमर्स ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। डार्क पैटर्न ऑफ ई कॉमर्स, लिख लीजिए डार्क पैटर्न इन ई कॉमर्स। क्या होता है डार्क पैटर्न इन ई कॉमर्स? मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। सपोज करो आपको एक ऐसा इंटरफेस बनाया गया है जिसमें ऊपर आपको प्राइस दिखा रहा है कि ये आईफोन आपको 20,000 रुपये में मिल रहा है, ठीक है ना। आईफोन 15 सपोज करो, आपको लिखा है ऊपर कि 20,000 में मिल रहा है, और जब आप उसको ऐड करो कार्ट में तो भी 20,000 लिखा है, जब आप ये करो तो भी 20,000 लिखा है। लास्ट जब चेकआउट पेज पे जाओ, पेमेंट पे जाओ, तो वहाँ पे उसका प्राइस चेंज करके 75,000 कर देता है सपोज। तो ये क्या है? ये एक डार्क पैटर्न है। दिस इज अ डार्क पैटर्न ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है ना। इसमें इसको बोलते हैं बेट एंड स्विच मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? मैं आपको लिख के बता दूं व्हाट इट इज कॉल्ड। इट इज कॉल्ड द बेट एंड स्विच मॉडल। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है ये, तो ये है बेट एंड स्विच मॉडल। तो व्हाट इज दिस? तो ये कहता है कि भाई आपको पहले ऊपर एक बेट दिखाई जाती है, आपको दिखाया जाता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, मिल रही है ना। जैसे मेरे साथ हुआ कई बार, मेरे को दिखा कि मेरे को जैसे चेयर लेनी है, तो बड़े अच्छी ऐसे चेयर बनी है, सिंहासन, गेम ऑफ थ्रोन्स के सिंहासन जैसी वो चेयर बनी है, और लिखा है 100 रुपये में मिल रही है। मैं गया 100 रुपये, मैंने कहा चलो 100 रुपये खर्च करते हैं और ये चेयर ले लेते हैं। जब वहाँ गया तो पहुँचा तो वो 10,000 रुपये की हो गई, ठीक है ना। इनफैक्ट एक बार तो मैंने 100 रुपये की ऑर्डर कर दी तो मेरे पास आई भी नहीं, और मैसेज कर दिया कि जब निकलेंगे तो दे देंगे उधर से। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ऑल दीज आर कॉल्ड डार्क पैटर्न्स ऑफ द ई कॉमर्स, है ना। अब इंडिया जो है इसमें स्टेप लेने वाला है इन ऑर्डर टू रेगुलेट दीज इंसीडियस प्रैक्टिसेस। ई कॉमर्स ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, और ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट का है कंसल्टेशन भी चल रहा है along with other stakeholders in order to have some guidelines regarding prevention and regulation of the dark patterns, ठीक है ना। So that is the thing which is important. I hope you got clarity regarding that as well. ये याद रखिएगा, ये जो टर्म है हैरी ब्रिंगल, ही कॉइंड द टर्म डार्क पैटर्न इन 2010। याद रखिएगा, हैरी ब्रिगनल, ये नाम याद रखिएगा, हैरी ब्रिगनल। ही coined this term, he has coined this term in 2010, ठीक है ना। तो ये दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड इट इज बिकमिंग यूबिक्विटस नाउ। काफ़ी ज़्यादा हर जगह आपको हर वेबसाइट में मिल जाएगी, इनफैक्ट अमेजोन में भी आपको मिल जाएगी। और कई बार आपने देखा होगा कि आपने किसी ई कॉमर्स साइट में आप एंटर कर गए तो आपको मैसेज आने लगे उसी से रिलेटेड, या ये भी एक तरीके से डार्क पैटर्न ही है ई कॉमर्स का, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, दे विल नज यू अगेन एंड अगेन। जैसे जोमेटो वाला क्या करता है, बार बार आपको मैसेज नहीं करता है कि यार भूख लगी है क्या, नहीं लगी तो भी आप कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देते हो। तो ये भी एक तरीके से मेरे हिसाब से तो डार्क पैटर्न ही होना चाहिए। दिस इज द थिंग। एंड यूरोपियन जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, इट हैज़ इशूड गाइडलाइंस ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड अवॉइड द डार्क पैटर्न्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, है ना। तो हमको भी इसी तरीके से कुछ गाइडलाइंस और कुछ प्रिवेंशन के लिए मेथडोलॉजीज जो हैं वो लानी चाहिए। इसके अलावा याद रखिएगा, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी 2021 की, जिसमें उन्होंने कहा था कि 50% कॉमर्स की जो साइट्स हैं दे यूज़ डार्क पैटर्न्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो लगभग 50% से ज़्यादा ई कॉमर्स जो साइट्स हैं वो डार्क पैटर्न का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। एंड दिस इज़ द एरा ऑफ फोर्थ रेवोल्यूशन, दीज थिंग्स विल इंक्रीज ओनली, है, कम नहीं होंगी, है ना। तो टेक्नोलॉजी का एरा है, ये चीज़ और इंक्रीज होगी। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको रोके, AI की मदद से रोक सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ दिस एडिटोरियल्स, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि इस बार का जो G20 है उसके जो फाइनल जो उसका मतलब स्टेटमेंट निकला, उसमें रशिया का नाम नहीं डाला गया है फॉर द प्रॉब्लम्स इन यूक्रेन एंड ऑल। देन रशिया ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है फॉर द जॉइंट स्टेटमेंट दैट हैज़ कम आफ्टर दैट।
है ना। तो दैट इज़ अ माइलस्टोन डिक्लेरेशन। तो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में कहा गया है बाय रशिया, बिकॉज वी हैव डेफिनेटली स्केप्ड देयर नेम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं द ग्रेन इनिशिएटिव। आप सबको पता होगा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। अब ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, आप सबको बता दूं कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन में वॉर चल रहा है। तो दिक्कत क्या हो रही है कि दिक्कत ये कि जो इनका ट्रेड था वो नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने क्या कहा था कि कलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का। ब्लैक सी के माध्यम से, ब्लैक सी के रास्ते से जो अलग अलग कंट्रीज है जहाँ पे तो वहाँ पे जो है ग्रेन्स जो है वो पहुँचाए जाएंगे, खाने पीने का सामान जो है वो ट्रेड किया जाएगा, मतलब इवन इनफैक्ट इवन बिटवीन द वॉर एज वेल। तो जो है ब्लैक सी में जो टेंशन है वो अवॉइड की जाएगी और वहाँ उसका यूज़ किया जाएगा फॉर सेंडिंग द ग्रेन्स एंड ऑल, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब वही चीज़ चल रही कि फिर से अभी बीच में ये ख़त्म हो गई इस चुकी स्क्रीन, है ना। तो रशिया से कितना ग्रेन जाएगा कितना नहीं जाएगा ये हमको देखना पड़ेगा। एंड वही वाली बात है कि जो टर्की है उनके प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर आप ग्रेन इनिशिएटिव में रशिया को आइसोलेट करेंगे तो वो फेल हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो रशिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्लोज है। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लैक सी है उसके अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो आपके लिए छोटा सा सवाल ये है कि विच आर द कंट्रीज दैट बॉर्डर द ब्लैक सी। आप लोग लिख लीजिए विच आर द कंट्रीज दैट बॉर्डर द ब्लैक सी। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन टू यू, आई होप यू विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। पीछे से थोड़ा हम शुरू कर देते हैं। यह है क्राउन शाइनेस। नाउ व्हाट इज़ दिस क्राउन शाइनेस। तो यहाँ पे आपको देखा होगा कि कई बार जो कैनोपी होती है ट्रीज़ की इन द फॉरेस्ट, उसमें आपको ट्री टॉप में दिखेगा कि दे आर लॉक्ड टुगेदर इन अ मोज़ैक ऑफ लीफ सेपरेटेड बाय थिन ग्रुप्स ऑफ स्काई। कई बार ऐसा है कि जैसे ये कैनोपी है, अब ये देखो अलग अलग पेड़ हैं, लग रहा है कि जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे आपको स्काई के पैचेस दिखेंगे, है ना। जैसे ये स्काई का पैच है, ये एक दूसरा स्काई का पैच है ना। ये जो चीज़ होती है, दिस फिनोमिना इज नोन एज द क्राउन शाइनेस। तो आप लोग लिख लीजिएगा दिस स्लेंडर सेपरेशन इज कॉल्ड द क्राउन शाइनेस। इसी को क्राउन शाइनेस कहा जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट क्राउन शाइनेस इज एंड दिस फिनोमिना इज कॉमन इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। कहाँ पे कॉमन है ये? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये फिनोमिना कॉमन है। एंड trees they vary in age and species there temperate deciduous में, एंड क्राउन शाइनेस इज देयर, है ना। एंड ये कई जैसे यूकेलिप्टस हो गया, पाइन हो गया, ओक हो गया, उसमें भी देखने को मिलती है क्राउन शाइनेस, पाइन, ओक एंड यूकेलिप्टस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग गिव्स मॉस्किटो कंट्रोल एंड अपग्रेड। अब आप सबको बता दूं मैं, जैसे बहुत सारे मेथड्स हैं मॉस्किटो कंट्रोल के, उसमें एक मेथड होता है वोल्बाचिया मेथड भी होता है। वोल्बाचिया मेथड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने पढ़ाया भी था आप लोग को पहले, आई डोंट नो कितनों ने सही किया कितनों ने नहीं। वोल्बाचिया मेथड इसमें भी लिखा हुआ। अब ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग उसमें क्या किया जाता है मैं आपको बता दूं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो काम किया जाता है क्या होता है, जैसे मान लो एक मेल मच्छर है। अब ये मेल मच्छर हमने इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग इसकी कर दी कि अभी अगर मेट करेगा अभी, तो इसके मेट करने से जो दूसरे फीमेल स्पीशीज़ हैं, मतलब फीमेल हैं मॉस्किटो, वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, मतलब वो अपने बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगी। तो हमने इंजीनियरिंग करके उनके बीच में ही ऐसा, और इसके अंदर कुछ ऐसा डाल दिया कि अगर इससे कोई मेट करेगा मॉस्किटो तो उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो सपोज करो हमने तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही मेथड यूज़ किया जा रहा है और मॉस्किटोज़ को छोड़ा जा रहा है इस तरीके से कि बेसिकली वो किसी तरीके से दूसरे मॉस्किटोज़ को ब्रीड होने से रोकें, प्लस अगर वो उनके साथ ब्रीड करेंगे तो कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे कि धीरे धीरे फिर उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज अ न्यू अप्रोच ऑफ प्रिवेंटिंग द मॉस्किटोज, प्रिवेंटिंग एंड दिस एंड दैट, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे देखो लिखा है बायोटेक्नोलॉजी हैव हेल्प्ड प्रिपेयर हाई क्वालिटी रेफरेंस जीनोम्स फॉर एनाफिलीज स्टेफेंसी। ये एक मेजर मलेरिया वेक्टर मॉस्किटो होता है, एनाफिलीज स्टेफेंसी। इट्स एनाफिलीज स्टेफेंसी इज अ मेजर मलेरिया वेक्टर मॉस्किटो, और इसको रोकने के लिए जो है जीन ड्राइव का, यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका यूज़ किया गया है, उसके सीक्वेंस का यूज़ किया गया है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। एंड
आपको आइडिया पता ही होगा, दिस इज द जेनेटिक मैनिपुलेशन। एक तरीके से ये टेक्निक क्या है, ये टेक्निक है जेनेटिक मैनिपुलेशन की, मतलब कि जो जीन्स है उनके साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा है, एंड द मॉस्किटोज आर टर्न इनटू समथिंग दैट दे विल नॉट बी एबल टू ब्रीड, और दे विल डिस्ट्रॉय द पॉपुलेशन दैट इज मीटिंग विद देम, ठीक है ना। तो इट इंटरफियर्स विद देयर रिप्रोडक्शन बेसिकली, ठीक है ना। तो दिस इज द जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, लिख लीजिए इसको, नाम याद रखिएगा, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, है ना। एंड इट रिजल्ट इज बेसिकली मॉस्किटोज को सिलेक्टिवली इस तरीके के जीन्स इनहेरिट कराए जाते हैं कि वो नॉर्मल जो उनका इनहेरिटेंस है उस पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है, और उनके अंदर इस तरीके के जीन्स ला दिए जाते हैं कि या तो पहला तो वो ना कर पाए, मतलब ब्रीड ना कर पाए, दूसरा उनके रिप्रोडक्शन पैटर्न के साथ थोड़ा खिलवाड़ कर दी जाती है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। देखो लिखा भी है, इन 2020 जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो कॉल्ड ऑक्स 5034 was released in countries in Florida and Texas. And genetically mosquitoes, they mated with female mosquitoes, but the self-limiting genes prevented female offsprings from surviving. तो survive ही नहीं कर पाए female offsprings and all, है ना। And male mosquitoes would then disappear from the environment after around a dozen generations. तो 12 generations के बाद फिर जो male mosquito है वहाँ से हट जाएगा। तो देखो ये सब टेक्निक है, ड्राइव सीक्वेंस या जीन ड्राइव जो है इसका नाम है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल 11 तारीख में। और हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही एक डेडली चीज़ हुई जो कि आप सबको पता होगा कि मोरक्को में मतलब अर्थक्वेक आया, एंड बहुत 1100 मतलब 2100 से ज़्यादा लोग जो है मतलब उनकी डेथ हुई है। एंड इट्स अ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, आपको अगर पता नहीं है तो बता दूं, मोरक्को जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर अर्थक्वेक वर देयर, है ना। एंड आर मतलब कंडोलेंसेस फ्रॉम माई एंड, एटलीस्ट आई कैन से दिस थिंग, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं तो इसके बारे में। आदित्य L1 कंप्लीट्स अनदर स्टेप्स इन इट्स जर्नी टुवर्ड्स सन। आदित्य L1 आप सबको पता होगा, सूर्य को हम स्टडी करने, जो सोलार कोरोना है, सोलार फ्लेयर्स हैं, उनको हम स्टडी करने के लिए भेजा है हमने ये आदित्य L1 जो है लैग्रेंज पॉइंट 1 है, जहाँ पर ये आएगा और रहेगा, है ना। और लैग्रेंज पॉइंट 1 मैंने आपको बताया था कि ये वो स्टेबल पॉइंट्स होते हैं, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर हर तरफ से जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बराबर होता है, इस कारण से वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। L1 L2 करके 5 ऐसे लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, L1 से लेके L2, L2 से लेके L3, L3 से लेके L4, L4 से लेके L5। दीज आर द 5 बेसिकली योर लैग्रेंज पॉइंट्स जो कि होते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, कीप इन माइंड, है ना। एंड धीरे धीरे जो मैन्यूवर्स हैं आदित्य L1 को लेकर के वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन टू स्टडी द सन, है ना, याद रखिएगा। एंड इसकी लॉन्चिंग बिल्कुल सक्सेसफुल हुई थी जैसा कि करना चाहते थे। इस ट्रैक देख लो कहाँ पर है, ये लिखा ना, ये इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ये बेंगलुरु में है, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, इट इज़ इन बेंगलुरु इस ट्रैक, तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये आदित्य L1 जो है इट विल स्टे अप्रॉक्सिमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन विच इज़ अबाउट 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस। तो ये याद रखिएगा कि आदित्य L1 जो है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ रहेगा। इट्स डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सन एंड इट इज़ अबाउट 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस। ये जो आदित्य L1 है ये जिस डिस्टेंस पे है लगभग ये 1% है ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि L1 जो पॉइंट है वहाँ पे भी पहुँचा नहीं है, वहाँ पहुँचने के बाद ये ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाएगा। बैलेंस्ड ग्रेविटेशनल लोकेशन है L1, एक बैलेंस्ड ग्रेविटेशनल लोकेशन है, तो ये याद रखिएगा। एप्पल कंट्री गेट्स ग्राउंड रेडी फॉर कैनबीज कल्टीवेशन। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है जिसने स्टेप्स लिए हैं टू लीगलाइज द कैनबीज कल्टीवेशन। कैनबीज कल्टीवेशन को लीगलाइज करने के लिए स्टेप्स लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। एंड कमिटी हैज़ कंप्राइजिंग ऑफ लॉ मेकर्स दैट एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ लीगल कल्टीवेशन ऑफ कैनबीज। दे रिसेंटली रिकमेंडेड कल्टीवेशन ऑफ कैनबीज फॉर नॉन नार्कोटिक यूज़। जो कमिटी बनाई थी हिमाचल प्रदेश ने, उसने कहा कि ठीक है नॉन नार्कोटिक यूज़ के लिए आप कैनबीज प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसा देखो ये पहली बार नहीं कि कोई स्टेट कर रहा है ऐसा, उत्तराखंड ने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है। याद रखिएगा जो कैनबीज होता है उसका बोटानिकल क्लास जो होता है हेम्प कहते हैं उसको, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको आप याद रखिएगा।
हेम्प जो है इट इज़ अ बोटेनिकल क्लास ऑफ कैनाबीज सटाइवा, है ना, याद रखिएगा, कैनाबीज सटाइवा की बोटेनिकल क्लास है हेम्प। एंड दे बेसिकली दिस इज अ थिंग विच इज प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल यूज़। तो ठीक है ना, ये हेम्प जो प्रोड्यूस होता है ये इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल यूज़ के लिए प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस इन पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी हालांकि इलीगल है अंडर द NDPS, है ना, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको नॉन नारकोटिक यूज़ के लिए कर सकती है, तो ये NDPS से बच जाएगा, नॉन नारकोटिक यूज़ के लिए अगर आप करेंगे तो, ठीक है ना। हेम्प याद रखिएगा, सो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। NDPS एक्ट कब का है? 1985 का है। NDPS रूल्स कब के हैं? 1989 के हैं। तो बोथ ऑफ द थिंग्स यू कैन रिमेंबर। मैंने आपको जैसा बताया कि पहला स्टेट नहीं है ऐसा जो कि करेगा। NDPS एक्ट अगर आप देखें तो इट इम्पोजेज अ बैन ऑन एक्सट्रैक्टिंग द रेजिन एंड फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट, बट द लॉ डिटरमाइंस द मेथड ऑफ एक्सटेंट ऑफ इट्स कल्टिवेशन एंड मेडिसिन एंड साइंटिफिक पर्पजेज। तो मेडिसिन और साइंटिफिक पर्पजेज का आप कर सकते हैं। सेक्शन 10A की बात करें, 3 की बात करें NDPS एक्ट की, एम्पावर्स द स्टेट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनबीज प्लांट प्रोडक्शन, process, possession, transport, consumption, use and purchase and sale of the cannabis except चरस, है ना। तो इसमें एक चरस नहीं इंक्लूडेड है, मतलब चरस तो प्रोहिबिटेड ही है। अगर बाकी कोई चीज़ है चरस के अलावा तो उसके लिए सेक्शन 10A(3) जो है वो पावर देता है स्टेट को टू मेक द रूल्स रिगार्डिंग द कल्टिवेशन एंड ऑल, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। 2017 में इन 2017 हिमाचल प्रदेश नेबर Uttarakhand became the first state in the country to legalize the cannabis production. Uttarakhand was the first state to legalize the cannabis in India. ये भी आप याद रख सकते हैं। I hope you got clarity regarding that as well. ये आपको पता होगा G20 जो कंट्रीज हैं they have agreed to explore a coordinated regulatory framework for crypto assets, ठीक है ना। तो G20 कंट्रीज ने कहा कि ठीक है हम कोऑर्डिनेटेड क्रिप्टो एसेट्स के लिए कोऑर्डिनेट, मतलब क्या होता है अभी हर कंट्री का अलग रूल है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। इंडिया वाले जैसे इंडिया में जैसे RBI है वो चाहता है कि इसको बिल्कुल इलीगल कर दिया जाए क्रिप्टो करेंसी को, वहीं पे दूसरी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि लीगल हो। और अब मिल करके यानी कि G20 जो कंट्रीज हैं उन्होंने कहा कि ठीक है वी विल एक्सप्लोर अ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द क्रिप्टो एसेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द क्रिप्टो एसेट्स, ठीक है ना। एंड दैट इज अ थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट कि आउटराइट बैन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हालांकि कहा है, बट ये सही नहीं होगा। दिस विल नॉट बी गुड एंड दिस विल नॉट बी गुड फॉर द इक्वालिटी एज वेल। एंड इंडिया है जो दूसरी कंट्रीज के साथ मिल करके इसको आगे बढ़ाएगी, ठीक है ना। ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। ये आपको पता होगा कि ऑन द क्राइम ऑफ फॉल्स मैरिज टू मैरी, इसमें क्या है सेक्शन 69 जो है प्रपोज्ड भारतीय न्याय संहिता का। आप लोगों को ये तो पता है ना कि जो नए नए हमारे कोड बिल इन सबको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य संहिता लाई जा रही है, ठीक है ना। एविडेंस एक्ट है जो उसको चेंज करके साक्ष्य लाया जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है IPC को रिमूव करके। उसमें लिखा गया है कि इट आइडेंटिफाइज सेक्शुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एज एन ऑफेंस। अगर आप सेक्शुअल इंटरकोर्स करते हो किसी को ये बोल करके मैं आपसे शादी करूंगा, है ना, तो वो एक ऑफेंस है ना। इसमें सेक्शन 69 है जिसमें 2 वायलेशंस हैं, मतलब डिसीटफुल मीन्स एंड 1 बाय फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज। तो डिसीटफुल मीन्स मतलब कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, इंड्यूसमेंट आप दे करके कि ठीक है तुमको प्रमोट कर देंगे, ये सब करके कि आप करेंगे तो दैट इज द फर्स्ट केस। और सेकंड केस जो है वो है कि अगर आप फॉल्स प्रॉमिस करते हो मैरिज की, ठीक है ना, कि आप मैरी करेंगे एंड देन उसको आप सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करो, तो दीज थिंग्स विल बी टेकन एज अ ऑफेंस नाउ, ठीक है ना। सो दैट इज़ इट फॉर द 11 सितंबर। जो न्यूज़ थे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।